उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूट एक्जर्बेशन है उसकी ट्रीटमेंट में बताई थी, मगर हमने एक स्टेबल पेशेंट है सीओपीडी का, एक स्टेबल पेशेंट है सीओपीडी का, और एक पेशेंट है एक्यूट एक्जर्बेशन। एक्यूट एक्जर्बेशन का मतलब होता है कि उसे पहले वो स्टेबल था मगर एक्यूटली उसको सवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, तो उसके एक्यूट एक्जर्बेशन कहते हैं। जो स्टेबल पेशेंट होता है उसके ट्रीटमेंट डिफरेंट है, जो सवियर एक्जर्बेशन वाला है उसका डिफरेंट है। मगर हम किस तरह पहचानेंगे सिनेरियो में, हमें किस तरह पता चले कि इसको एक्यूट एक्जर्बेशन है और ये आम सीओपीडी का पेशेंट है? उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एस्थमा का जो पेशेंट होता है, जब सिनेरियो में आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है कि ये एस्थमा का पेशेंट है और ये सीओपीडी का पेशेंट है। तो सिनेरियो में आपने ये देखना होता है कि जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो आमतौर पे उनकी जो एज होती है वो 60 ईयर से उनकी एज ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर वो स्मोकर होते हैं, उसने स्मोकिंग की हिस्ट्री दी होगी, उसमें जरूर स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। सीओ क्योंकि दोनों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एसओ भी दोनों में होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये एस्थमा है ये सीओपीडी है। तो आपने एज देखनी है, एज उसकी 60 से अबव है तो आपने कहना है ये सीओपीडी का पेशेंट है। अगर उसकी एज 10, 12, 20, 30, 40 इस रेंज में है तो आपने इसकी तरफ जाना है डायग्नोसिस में एस्थमा की तरफ। फिर आपने देखना है हिस्ट्री और एसोसिएशन क्या दे रहा है, वो कहेगा स्मोकर है तो आपने कहना ये सीओपीडी है। अब एस्थमा का जो सिनेरियो होता है उसमें क्या वो एसोसिएशन क्या दे रहा होता है, वो कहता है उसको एलर्जी है, उसको एक्जिम है, उसको राइनोरी है, उसको पोलन एलर्जी है, उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। तो इस तरह की उसने साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई चीज दी होगी। जबकि जो सीओपीडी का सिनेरियो होगा उसने एसोसिएशन में स्मोकिंग दी होगी, क्योंकि जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो 90% स्मोकर ही होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये जो सीओपीडी का पेशेंट होगा इसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो कंटिन्यूस रहती होगी, वो आमतौर पे बीमारी रहता होगा, उसको प्रॉब्लम ही रहता होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती होगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका एस्थमा का पेशेंट है इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एपिसोडिक होती है, एपिसोडिक इंटरमीडिएट होती है। वो कहता है डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते मेरी तबीयत, मुझे बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, अब मैं ठीक हूँ, फिर हो रही थी। तो ये एपिसोडिक जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये आपको बताएगा ये जो सिनेरियो है ये एस्थमा का पेशेंट है। तो आई होप ये आपके सिनेरियो में ये चीजें जब आप देखेंगे तो आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ सिनेरियो को आपने डायग्नोसिस बना लेना है कि ये क्या किस चीज का सिनेरियो है। फिर है सीओपीडी का एक स्टेबल पेशेंट है, जो स्टेबल पेशेंट होगा उसमें तो ये अच्छा, इसमें प्रोडक्टिव कफ होती है। एक और चीज प्रोडक्टिव कफ होती है किसमें, आपके सीओपीडी में, जबकि जो आपका एस्थमा होता है उसमें ड्राई कफ होती है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सीओपीडी को हमने एस्थमा से किस तरह डिफरेंशिएट करना है। अब ये बात है कि जो सीओपीडी का पेशेंट होता है अगर उसमें एक्यूट एक्जर्बेशन आती है तो किस तरह आपको पता चलता है कि इसकी एक्यूट एक्जर्बेशन आ गई है, यानी कि उसकी कंडीशन सवियर, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो आप देखेंगे उसका रेस्पिरेटरी रेट वो बहुत ज्यादा हो चुका होगा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा होगा उसका। फिर उसको सवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सवियर इमरजेंसी में आएगा, वो प्रेजेंट करेगा, वो ओपीडी में प्रेजेंट नहीं करेगा, इमरजेंसी में आपको प्रेजेंट करेगा। फिर ये है कि उसको कंफ्यूजन होगी क्योंकि सवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसकी अल्टर मेंटल स्टेटस होगा, टैकीकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि इसको एक्यूट एक्जर्बेशन हुई है। अब एक्यूट एक्जर्बेशन होगी तो उसका ट्रीटमेंट और है। एक्यूट एक्जर्बेशन का ट्रीटमेंट क्या है, वही वाला जो एस्थमा में आपने किया था एक्यूटली, वो आपको पता ही, आपने पहले ऑक्सीजन देनी है, फिर आपने नेबुलाइज करना है। किससे नेबुलाइज करना है, साबा और सामा से,
वो आपको मैंने कल ये डिटेल से बताया था इसका ट्रीटमेंट। साबा में आपका एल्ब्यूटेरोल आ जाता है और सामा में आपका इप्राट्रोपियम आता है। ये सामा का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। फिर अगर फिर भी उसके वो बेहतर नहीं होता तो फिर आपने आईवी स्टेरॉइड देने, फिर भी ठीक नहीं होता आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है, फिर भी ठीक नहीं होता तो आपने इंट्यूबेट कर देना है, ईटीटी पास कर देनी है। ये तो इसका वो ट्रीटमेंट है जो एक्यूट एक्सर्वेशन में देते हैं सीओपीडी के पेशेंट में। और यही सेम ट्रीटमेंट एजमा के एक्सर्वेशन में भी यही ट्रीटमेंट है। जबकि स्टेबल पेशेंट का आपको मैंने कल बताया था, स्टेबल पेशेंट में आपने सबसे पहले देना होता है साबा देना होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट एल्ब्यूटेरोल। फिर आपने सामा देना होता है, नहीं सामा नहीं, लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक लामा, लामा फिर देना होता है। लाबा के बाद साबा के बाद लामा आना है, साबा के बाद लामा। वो पंजाबी में लामा किसे कहते हैं पता है? पंजाबी में लामा किसे कहते, क्या होता है लामा, क्या है? फिर आप लाबा देते हैं, फिर लाबा से भी ठीक ना हो तो फिर आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, उससे भी ठीक ना हो। ये स्टेप है, पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2, अच्छा, शिकायत अगर किसी का, यानी कि वो किसी का बेटा उसने किसी से बदतमीजी की हो बड़े से, तो वो फिर उस बच्चे के घर में जाता है और लामा देता है कि आपका बच्चा जो है ना उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, उसे लामा कहते हैं। तो पहले साबाग देना है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर आपने लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, फिर आपने लाबा। ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 3 है, लाबा देना है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर आपने इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर देने। ये ऐड होते जाएंगे। अगर पहले स्टेप में ठीक नहीं होता तो आपने सेकंड को ऐड कर लेना है, उससे ठीक नहीं होता आपने थर्ड ऐड कर लेना है, उससे भी ठीक नहीं होता आपने फोर्थ भी ऐड कर लेना है, उससे भी ठीक नहीं होता तो आपने ओरल स्टेरॉइड नहीं फास्फोडाइएस्टेरेज यूज कर लेने, ब्रोंकोडाइलेटर। ये ले जी, फास्फो डाइएस्टेरेज इनहिबिटर, उससे भी ठीक नहीं होता फिर आपने ओरल स्टेरॉइड यूज करने। तो ये स्टेप है जो उसमें आप इसमें सीओपीडी में यूज करते हैं। साबा, लामा, लाबा। अच्छा, मैंने कल बताया था आपको लामा क्या है, मैंने आपको बताया था कि साबा क्या है, एल्ब्यूटेरोल है। ये लामा क्या है, आपने कहा था ये है ट्रायोट्रोपियम। और लाबा क्या है, ये सल्मिट्रोल है। और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्लूटिकासोन है। और फास्फोडाइएस्टेरेज इनहिबिटर थियोफाइलिन है। और ओरल स्टेरॉइड आप प्रेडनिसोलोन है। अब मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि कल ये हमने कर लिया था। तो अब नेक्स्ट आ जाए, ये हो गया। अब हमने ब्रोंकिएक्टेसिस करना है। चलिए, ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक था। देखिए जी, ये आपका लंग है, ठीक है। जो आपका लंग है, बात बात ये होता है कि इसके जो इधर सीलिया होते हैं वो सीलिया काम नहीं कर रहे। जिस तरह प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया हो जाता है, डायनिन आर्म जो होता है सीलिया का वो काम नहीं करता। कॉर्टेजनेट सिंड्रोम में भी यही होता है कि आपके सीलिया काम नहीं करते। जब सीलिया एक्सपेल नहीं करेंगे आपके म्यूकस को, तो जो आपका म्यूकस है इधर अकोमुलेट हो जाएगा, और जब अकोमुलेट होगा तो फिर इन्फेक्शन होगा। या फिर क्या होता है, फॉरेन बॉडी जो है वो इधर, फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन बॉडी इधर फंस जाए, फॉरेन बॉडी, तो पीछे ब्लॉकेज हो जाएगी, तो ब्लॉकेज होने से फिर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। या वो टीबी होती है और टीबी से कैविटेशन हो जाती है तो फिर इन्फेक्शन होता है। तो फॉरेन बॉडी हो, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया हो तो या फॉरेन बॉडी से ब्लॉकेज हो तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। जब ये इन्फेक्शन क्रोनिकली रहता है
तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है आपके ब्रोंक्यूल्स की। क्या होती है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने से परमानेंट डायलाटेशन हो जाती है। परमानेंटली ये जो आपके वो हैं ब्रोंकाई, वो डायलेट कर जाते हैं। क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इंफेक्शन होता है। तो फिर क्या होता है? परमानेंट डायलाटेशन। जब परमानेंट डायलाटेशन होगी तो फिर ये जो पेशेंट है, इधर इसका म्यूकस ओवर प्रोडक्शन होगी, म्यूकस। और ये म्यूकस क्योंकि इन्फेक्शन है इधर, ये म्यूकस फुल स्मेलिंग होगा, उसकी स्मेल अजीब सी होगी। तो और बहुत ज्यादा म्यूकस आएगा, उसको बहुत ज्यादा स्पूटम आएगा और फुल स्मेलिंग होगा। उसके अलावा इधर जो ब्लड वेसल थी वो रप्चर करेंगी, जो ब्लड वेसल होगी वो रप्चर करेंगी। वो रप्चर होने से इसको हिमोप्टोसिस होगी, इसको ब्लड आएगा, फुल स्मेलिंग, स्पूटम, और फिर उसको हिमोप्टोसिस होगी। हिमोप्टोसिस कहते हैं कि आपकी वो कफ के साथ ब्लड आना। और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो आपको पता है जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है तो कौन सा अनीमिया होता है उस पेशेंट को? बताएं जी, जल्दी करें। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है तो कौन सा अनीमिया होगा? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो जाएगा। हाँ, माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये इसके साइन और सिम्टम होते हैं। और रिकरेंट इसको इन्फेक्शन होगा, इसको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इधर ब्लॉकेज है परमानेंट। तो फिर इसका पैथोजेनेसिस क्या है? जब भी कोई ब्लॉकेज होगी, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया होगा, तो उसकी वजह से इधर इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने से नेक्रोटाइजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपकी ब्रोंक्यूल की। फिर परमानेंट डायलाटेशन हो जाएगी, और परमानेंट डायलाटेशन होने के बाद ये है ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस एक्चुअली क्या है? परमानेंट डायलाटेशन ऑफ द लार्ज ब्रोंकाई। और फिर इधर इधर वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। वो म्यूकस फिर काफी अमाउंट में फॉल्स स्मेलिंग म्यूकस स्पूटम आता है, और इधर से जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर करती है, तो उससे ब्लीड आता है, कफ करते हुए उससे वो हिमोप्टोसिस होती है, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होगा, रिकरेंट उसके इन्फेक्शन होंगे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ये है ब्रोंकिएक्टेसिस का कंसेप्ट। हाँ, डिफिकल्ट टू एक्सपेल आउट स्पूटम, क्योंकि उसकी इधर ही वो रहेगा उसका स्पूटम। तो आई होप ये इसकी पैथोफिजियो आपको समझ आ गई है। और मैंने इस आसान सी है, आसान करके बताया आपको कि क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब ये है कि इसका डायग्नोसिस किस तरह करना है। जो इसका डायग्नोसिस है, वो आपने बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है? वो है इसका एक्सरे। तो आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट एक्सरे है। और एक्सरे में आपको क्या नजर आएगा? परमानेंटली डायलेटेड ब्रोंकाई नजर आएंगे। परमानेंटली डायलेटेड ब्रोंकाई नजर आएंगे। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट सीटी स्कैन है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ये एमसीक्यू है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ये एमटीबी की जबरदस्त बात ये है कि ये आपको बेस्ट इनिशियल टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बताती है। तो इसलिए आप मिक्स नहीं करते। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो ब्रोंकिएक्टेसिस में है वो आपका ये है, एक्सरे है। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में आपको ये ब्रोंकाई नजर आ रहे हैं, पर डायलेटेड ब्रोंकाई नजर आ रहे हैं। ये तो उसके थे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। उसके अलावा जो लेस कॉमन है वो कल्चर स्पूटम आप करवाते हैं। और स्पूटम कल्चर करवाने से आपको क्या फायदा होता है? स्पूटम कल्चर से आप देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर रहा है, और फिर आप वो वाली एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और तो जो आपका स्पूटम है, अब इसका है डायग्नोसिस।
तो डायग्नोसिस में आपने फिर 3 बातें याद करनी है। देखें, डायग्नोसिस करते हुए आपने पहले एक्सरे करवाना है, चेस्ट एक्सरे है पहला, दूसरा आपका सीटी स्कैन है, और तीसरा आपका स्पूटम कल्चर है। जो एक्सरे है इसमें आपको वो डायलेटेड ब्रोंकाई नजर आएंगे, सीटी स्कैन में भी आपको, ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट एक्सरे है, और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट सीटी स्कैन है। और स्पूटम कल्चर से आप कॉजेटिव एजेंट जो कि बार बार इन्फेक्शन को, रिकरेंट इन्फेक्शन काज कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं स्पूटम कल्चर से। उसके बाद है ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है उसमें आपने ये देखना होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है? आप कपिंग करते हैं, आप उसकी बैक पे उसको वो कपिंग करना पता है ना, क्लैपिंग करते हैं, कपिंग करते हैं उसके, इसे कहते हैं फिजियोथेरेपी, जिससे जो उसका ये ब्रोंक्यूल होते हैं ना, ये ब्रोंक्यूल, इसमें जो स्पूटम फंसा हुआ है, यहाँ स्पूटम जो फंसा हुआ है, जब आप कपिंग करते हैं तो ये बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप स्टक्ड स्पूटम जो होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर आप पोस्टर ड्रेनेज करते हैं। आपने देखा होगा वार्ड में कि उस पेशेंट को वो उसको उल्टा करते हैं और फिर पीछे से कपिंग कर रहे होते हैं, तो पोस्टर ड्रेनेज भी इसमें अहम रोल प्ले करती है, ताकि ब्रोंकाई जो है वो, उनमें जो म्यूकस फंसा हुआ है वो निकल जाए। फिर आपने एंटीबायोटिक देनी होती है, एंटीबायोटिक, और आम तौर पे कौन सी एंटीबायोटिक, हाँ, आपने मेन मकसद, मेन जो फोकस है वो आपने उसका म्यूकस रिमूव करना होता है। तो आपने इसको ट्रीट करना होता है इन्फेक्शन को, और तो आपने एंटीबायोटिक देनी होती है, और आमतौर पे इनहेल एंटीबायोटिक यूज करते हैं आप, जो इनहेल एंटीबायोटिक ज्यादा एफिकेशियस होती है। और वो कहता है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका ये भी बार बार इन्फेक्शन काज करता है। और आपने बस यही पॉइंट याद कर ले जो मेन है, फिजियोथेरेपी, पोस्टर ड्रेनेज, और सर्जिकल डिसेक्शन करनी होती है। जो एरिया जो जिस एरिया में वो है ब्लॉकेज है, उसको आप सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में आपने 3 बातें याद करनी है जो मेनली है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, पोस्टर ड्रेनेज करनी है, एंटीबायोटिक इनहेल देनी है, और सर्जिकल डिसेक्शन कर देनी है उसकी। ये तो इसके ट्रीटमेंट है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ये है कि आपने एक्सरे करना है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, सीटी स्कैन करना है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, और स्पूटम कल्चर करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि रिकरेंट इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया करवा रहा है, फिर आप उसके मुताबिक वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बाकी ये है कि ये होता क्यों है वो आपको मैंने बता दिया कि ये आपका ब्रोंक्यूल, ये आपका ब्रोंकाई है, और इसमें आपके सीलिया काम नहीं कर रहे, कोई आपकी फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने से परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगी ब्रोंकाई की, और जब डायलेटेशन परमानेंट होगी तो इधर से फोल स्मेलिंग म्यूकस प्रोड्यूस होगा, और इधर से ब्लड वेसल रप्चर करेंगी, और आपको हिमोप्टोसिस होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वगैरह वगैरह। तो आई होप ये आपको समझ आ गया ब्रोंकिएक्टेसिस, एवरीथिंग, सारी चीजें हो गई हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें म्यूटेशन होती है क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की वो होती है, म्यूटेशन होती है, CFTR से कहते हैं, CFTR, यानी कि CFTR क्या है? सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर या रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये इसकी म्यूटेशन होती है CFTR की। ये म्यूटेशन से क्या होता है? इस म्यूटेशन से ये होता है कि जो आपका है ना, ये आपका ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ये आपका ब्रोंक्यूल था, तो होता ये है कि ये CFTR है, इधर से क्लोराइड ने इधर आना था, क्लोराइड ने इधर आना था। जब क्लोराइड इधर आता है तो साथ सोडियम भी आता है, और इसको फॉलो करता है वाटर।
तो वाटर भी आता है। तो जो सेक्रेशन होती हैं उन उसमें वाटर आ जाता है, और जो सेक्रेशन थिन हो जाती हैं और वो आगे पीछे मूव करती है। फिर सुन ले, ये CFTR प्रोटीन है, ये वाली, ये असल में क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर है। ये क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है ल्यूमन में, जो आपका ब्रोंकस है उसके ल्यूमन में, और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर? आपके क्लोराइड के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये उसको बुलाता है, इसको, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम इसे फॉलो करता है। और जब सल्यूट, तो वाटर सल्यूट को फॉलो करता है, जहां सल्यूट ज्यादा वाटर उधर चला जाता है। जब वाटर इधर आता है, इधर वाटर आएगा, तो ये जो इधर सेक्रेशन है वो थिन हो जाएंगे वाटर की वजह से। अगर इसका हो जाए प्रॉब्लम, ये काम करना छोड़ गया, अब क्लोराइड इधर आ सकता है? क्लोराइड इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्लोराइड नहीं आएगा तो पीछे सोडियम और वाटर उसको फॉलो नहीं करेंगे। जब सोडियम वाटर फॉलो नहीं करेंगे तो इस इधर जो सेक्रेशन होगी, उधर वाटर नहीं आएगा तो सेक्रेशन थिक हो जाएंगी, ये नहीं होगी। फिर सुन ले, अगर समझ नहीं आया तो। मैंने ये कहा कि ये आपका CFTR है, जो क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है, इसने क्लोराइड को इधर भेजना था, और क्लोराइड पे है नेगेटिव चार्ज, उसको सोडियम ने फॉलो करना था, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये फॉलो करता है, और फिर सल्यूट को फॉलो करता है वाटर। और जब, और इस तरह वाटर इधर आ जाता है स्ल्यूमन में, और ये सेक्रेशन थिन हो जाती है और आगे पीछे मूव करती है। अगर इस तरह हो कि आपका ये काम करना छोड़ गया, तो क्लोराइड आएगा? नहीं आएगा। तो क्लोराइड ल्यूमन में नहीं आएगा, सोडियम फॉलो नहीं करेगा, और फिर वाटर उसको फॉलो नहीं करेगा, और इसलिए वाटर ल्यूमन में नहीं आएगा, और आपकी जो सेक्रेशन है वो थिक हो जाएगी, और थिक सेक्रेशन इसको ब्लॉक कर देंगी, और आपको बार बार पल्मोनरी इंफेक्शन होंगे ब्लॉकेज की वजह से। समझ आई इसकी? इसी तरह ये आपका वो लंग है, ये आपका लंग है, इधर आपका CFTR चैनल है, CFTR चैनल है। और जब वो CFTR चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, और आपका जो क्लोराइड है वो मूव नहीं करता, तो पीछे सोडियम भी मूव नहीं करता, और पीछे वाटर भी मूव नहीं करता, तो जो आपके स्टोमक की सिक्रेशन होगी वो फिर क्या होगी? थिन होगी, थिक होगी। ये आपका क्लोराइड इधर नहीं गया, उसको सोडियम में फॉलो नहीं किया, वाटर भी आगे नहीं गया, तो आपके स्टोमक में वाटर जो सिक्रेशन बननी थी वो थिक बनेगी, थिक होगी, और फिर इधर भी इन्फेक्शन होंगे। और जो बच्चा होता है उसमें, इसलिए उसमें मिकोनियम होता है, जो फर्स्ट टूल होता है उसका, तो मिकोनियम थिक हो जाता है और वो ब्लॉक कर देता है, और माइकोनियम आइलियस होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें मिकोनियम आइलियस हो जाता है, इस जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो बच्चे होते हैं उनमें मिकोनियम आइलियस इसलिए हो जाता है कि उनकी सेक्रेशन थिक होती है, उनका जो फर्स्ट टूल है जिसे हम मिकोनियम कहते हैं वो स्टक कर जाता है उनकी GIT में, और आइलियस करवा देता है। इसी तरह आप देखें, ये आपका स्टोमक है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज की सेक्रेशन थिक होगी, थिन होगी सिस्टिक फाइब्रोसिस में? वही सेम मैकेनिज्म जो मैंने अभी आपको बताया। क्या होंगी बताएं ना? थिक होंगी। और जब सेक्रेशन थिक होगी तो इसके जो एंजाइम थे, जो ये लाइपेज रिलीज करता है, ट्रिप्सिनोजन रिलीज करता है, तो ट्रिप्सिनोजन वो स्लो स्लो मूव करेंगे आगे। जब स्लो स्लो मूव करेंगे तो वो इधर ही एक्टिवेट हो जाएंगे, पेंक्रियाज के अंदर ही वो इधर ही एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वो इधर एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो असल में ये जो एंजाइम थे इन्होंने इधर आना था और इधर जाके एक्टिवेट होना, ट्रिप्सिनोजन ने ट्रिप्सन में इधर कन्वर्ट होना था, मगर वो सेक्रेशन थिक है तो स्पीड स्लो है, तो इधर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो अपने ही टिश्यू को ईट करना शुरू करते हैं और पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। तो इसको बार बार पैंक्रियाटाइटिस होगा, और इसको फिर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि पैंक्रियाज के एंजाइम GIT में नहीं आएंगे। अब जो लिपिड है
लिपिड को की एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम चाहिए होते हैं। तो अब पैंक्रियाटिक एंजाइम तो आ नहीं रहे, सिक्रीशन ठीक है, तो लिपिड जो है वो उसकी डाइजेशन नहीं होती है और लिपिड आपके स्टूल में आती है, और जब लिपिड स्टूल में आती है तो उसे क्या कहते हैं, स्टीटोरिया। लिपिड उसके स्टूल में आएगी तो उसको स्टीटोरिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी जो लिपिड सॉल्युबल एंजाइम है वो कौन से है, DEAK, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड के, ये जो एंजाइम है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब होंगे, नहीं होंगे, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो स्टूल में जाएंगे, ठीक है। तो इस पेशेंट को एक तो उसकी स्टोमिक सिक्रीशन थिक होगी, और दूसरा उसके पैंक्रियाज की सिक्रीशन थिक होने से पैंक्रियाटाइटिस होगा, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी, स्टेटोरिया होगा, और विटामिन DEAK की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये तो इसकी थी वो कुछ फाइंडिंग जो आपको बतानी थी। अब हमने ये करना है कि इसका डायग्नोसिस किस तरह करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि आपने उसको पाइलोकार्पिन देते हैं। क्या देते हैं? पाइलोकार्पिन देते हैं, पाइलोकार्पिन। ये जो पाइलोकार्पिन है ये स्वेटिंग आपने पढ़ा था, जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आपने पढ़ी थी, आपने कहा था स्वेटिंग होती है, सेलिवेशन होती है। तो पाइलोकार्पिन असल में मस्करीनिक एगोनिस्ट है, ये स्वेटिंग इंक्रीज करती है, ठीक है। पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, हमने कहा था CFTR, अब हमने ये कहा था ना, ये आपका है, ये चैनल ये बना हुआ था, CFTR इधर था, इधर आ जाए, और इधर से क्लोराइड इधर आना था ल्यूमन के अंदर। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड है उसकी जो डक्ट है उसमें उल्ट है, उसमें जो क्लोराइड है उसने एब्जॉर्ब होना होता है, ल्यूमन में नहीं आना होता, एब्जॉर्ब होना होता है। और जब क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है तो फिर उसके पीछे वाटर भी, उसके पीछे सोडियम एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो स्वेटिंग कम होती है, स्वेटिंग ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमें इतनी स्वेटिंग और हमारा सारा वाटर बाहर चला जाए, हमारा सोडियम बाहर चला जाए। तो क्या होता है कि जो डक्ट होती है, ये फर्ज की ये बॉडी है और ये स्वेट ग्लैंड की डक्ट बनी हुई है। तो चले जी, टाइम हमारे पास कितना है, 7 मिनट, ठीक है। तो जो आपका है ना, जो डक्ट है उसमें से क्लोराइड ने एब्जॉर्ब होना होता है, ठीक है, और फिर सोडियम एब्जॉर्ब होता है, फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है, और इस तरह आपका स्वेट थोड़ा सा आपका वाटर लॉस होता है। अगर ये CFTR की म्यूटेशन हो और ये काम करना छोड़ दे तो फिर क्या होगा, क्लोराइड इधर रहेगा, सोडियम इधर रहेगा, वाटर भी इधर रहेगा, और वाटर ज्यादा लॉस होगा, क्लोराइड और सोडियम ज्यादा लॉस हो गया आपके स्वेट में। तो जब आप पाइलोकार्बिन देते हैं तो पाइलोकार्बिन स्वेटिंग इंक्रीज करती है, और स्वेटिंग इंक्रीज होने से जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है उसकी तो क्लोराइड ने एब्जॉर्ब होना नहीं है, और जब क्लोराइड ने एब्जॉर्ब नहीं होना तो क्लोराइड इधर ही रहेगा, तो क्लोराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, वो स्वेटिंग में बढ़ जाता है। तो इंक्रीज स्वेट क्लोराइड टेस्ट, जब आप पाइलोकार्बिन टेस्ट करते हैं तो उसके स्वेट में क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है, उससे स्वेट में क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। समझ आइए इसकी, क्योंकि ये डक्ट थी, क्लोराइड ने एब्जॉर्ब होना था, मगर ये उसके जो चैनल है वो ब्लॉक है, वो काम नहीं कर रहे, तो फिर जो पाइलोकार्बिन देने में स्वेटिंग इंक्रीज होगी और स्वेट में क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या, कि इंक्रीज स्वेट क्लोराइड टेस्ट, उसमें उसके स्वेट में पाइलोकार्बिन देने पे स्वेटिंग इंक्रीज होगी और उसमें क्लोराइड का लेवल बहुत ज्यादा होगा। समझ आइए इसकी, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसके अलावा जो दूसरे टेस्ट है वो उसका एक्सरे है और CT स्कैन करवाते हैं, मगर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो क्लोराइड स्वेट टेस्ट है, ठीक है।
और आप एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, मगर ये इतने वो नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है। इसके अलावा ये टेस्ट दूसरे भी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर ले तो अच्छी बात है, ना भी करें तो एबीजी करवा लें, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लें, और स्पूटम कल्चर कर लें कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो आमतौर पर जो बैक्टीरिया होता है वो सूडोमोनास होता है। स्पूटम में जो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसके लंग, इसको बार बार लंग इन्फेक्शन होता है सकेशन थिक होने की वजह से। तो जो आमतौर पे बैक्टीरिया होता है वो सूडोमोनास या स्टेफ ओरियस होता है। ये दो बैक्टीरिया आपने याद करने हैं, बाकी याद ना करें। तो जो ट्रीटमेंट है वो क्या, आपने एंटीबायोटिक देनी होती है, और एंटीबायोटिक में इनहेल्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड देने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपने ह्यूमन ये इनहेल ये देना होता है। ये क्या करता है, ये जो ब्लॉकेज होती है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं उनसे ब्लॉकेज हो रही होती है, उनके डीएनए को तोड़ता है और ब्लॉकेज को खत्म करता है। रिकम्बिनेंट ह्यूमन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। फिर आप ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं। वैक्सीनेशन करवानी होती है, ये हम है, नीमोकोकल और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवानी होती है आपने, और लंग ट्रांसप्लांट है। तो मैं इसको रिवाइज करने लगा हूँ। रिवाइज में बस आप डायग्नोस्टिक टेस्ट याद कर लें, बाकी तो आपको मैंने डिटेल से बता दिया है कि क्या कुछ होता है, वो आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके हैं पाइलोकार्पिन टेस्ट, ठीक है। सीटी स्कैन और एक्सरे भी करवाते हैं, मगर ये डायग्नोस्टिक नहीं है। एबीजीज भी करवा लें उससे आप, और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। स्पूटम कल्चर में आपको सूडोमोनास मिलेगा और आपको स्टेफ ओरियस मिलेगा। और फिर ट्रीटमेंट आपको बता दिया, एंटीबायोटिक, अमाइनोग्लाइकोसाइड इनहेल्ड, रिकम्बिनेंट ह्यूमन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और ब्रोंकोडाइलेटर, और उसके बाद वैक्सीनेशन करवानी है, न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये बहुत अहम है, ये और ये वाला। और एंड क्या रिजल्ट है, लंग ट्रांसप्लांट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, सबसे अहम ड्रग इसकी याद करनी है, इवाकाफ्टर। ये एमसीक्यू है, इवाकाफ्टर इसमें देते हैं हम। इसकी ये ड्रग है जो कि असल में होता ये है कि ये जो सेल होता है, इधर बनती है आपकी CFTR, और इसने जाना होता है सेल के ऊपर, इसने इधर जाना होता है, इसने, चले जी। अच्छा, मैंने आपको